दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रेटिकुलोसाइट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में। तो आज हम बात करेंगे रेटिकुलोसाइट के बारे में। और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से आया था कि व्हाट इज रेटिकुलोसाइट। व्हाट इज रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट क्या है, उनका नॉर्मल वैल्यू क्या है, और लेबोरेटरी में इसका एस्टिमेशन, मतलब ये किस तरह से इसको हम लोग करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट लैब में कैसे करते हैं। तो रेटिकुलोसाइट होता क्या है? यह एक इमेच्योर आरबीसी है। क्या है? इमेच्योर नॉन न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी कि ये आरबीसी जो बनता है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो बनता है, तो उसका जो स्टेज होता है, तो ये जो लास्ट स्टेज है, मतलब आरबीसी फाइनल रूप से बनने से पहले जुवेनाइल जिसको बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट क्या है? जुवेनाइल फेज या इमेच्योर नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ये रेड ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट है। आरबीसी जो बनता है, तो फाइनल बनने से पहले वाला पहले वाला जो स्टेज है, उसको हम लोग रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। कि हमारे बोन मैरो में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो उनकी जो स्टेजेज हैं वो भिन्न प्रकार, 4-5 स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम लोग प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है ईयरली नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद ईयरली नॉर्मोब्लास्ट के बाद वो डेवलप करके इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनाते हैं, और उसके बाद जाके लेट नॉर्मोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। और लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है वो डेवलप करके रेटिकुलोसाइट बनाता है, जो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से हीमोग्लोबिन का बनना शुरू हो जाता है। और इंटरमीडिएट के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट बनता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद रेटिकुलोसाइट बनता है, और रेटिकुलोसाइट डेवलप करके आरबीसी बनाता है। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो है लास्ट स्टेज है आरबीसी फॉर्मेशन का, एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन का लास्ट स्टेज क्या है? रेटिकुलोसाइट। यहाँ तक क्लियर? अब इनकी शेप और साइज की जब हम बात करें, तो ये जो रेटिकुलोसाइट जो है फ्लैट डिस्क शेप होते हैं। फ्लैट मतलब चपटा, डिस्क प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। आरबीसी का शेप डिस्क शेप होता है, तो यही डेवलप करके आरबीसी बनाता है। तो आरबीसी का शेप पूछे या रेटिकुलोसाइट का, तो क्या होगा? डिस्क शेपेड, फ्लैट डिस्क शेपेड। यहाँ तक क्लियर? ये जो है आरबीसी से थोड़ा बड़ा होता है, स्लाइटली लार्जर। आरबीसी से बड़ा होगा। मैच्योर एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। तो ये जो है आरबीसी से, मैच्योर आरबीसी से थोड़ा बड़ा होगा। इनका जो साइज पूछे तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 7 से 7.5 माइक्रोमीटर, 7 से 7.5 माइक्रोमीटर। यहाँ तक क्लियर? साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो इनके साइटोप्लाज्म में आरएनए होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में आरएनए होते हैं। स्टिल कंटेंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए। इनके साइटोप्लाज्म में कुछ आरएनए मिलते हैं। जब इसको हम स्टेन करते हैं, तो इसके लिए जो हम स्टेनिंग का जो यूज करते हैं, तो उसमें सुप्रावाइटल स्टेन, कौन स्टेन? सुप्रावाइटल स्टेन याद रखना है। सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं, जिसमें ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू हम लोग यूज करते हैं। ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू यूज करते हैं। जब इसको स्टेन करते हैं, तो ये जो इनका जो आरएनए है साइटोप्लाज्म में, रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए जो हम लोग स्लाइड स्टेनिंग करेंगे, तो उसमें यूज करते हैं ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, जो सुप्रावाइटल स्टेन है, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू उसका यूज करते हैं। और जब स्टेन करते हैं, तो इनका जो साइटोप्लाज्म में जो ये आरएनए है, ये स्टेन गेन करते हैं। और स्टेन गेन करने के बाद
जो आरएनए है ये रेटिकुलम के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। रेटिकुलम क्या होता है? रेटिकुलम नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग रेटिकुलम बोलते हैं। नेट लाइक स्ट्रक्चर एक गुच्छा के समान दिखाई पड़ते हैं, नेट जाली जाली। तो नेट लाइक जो स्ट्रक्चर ये दिखाई पड़ते हैं, आरएनए नेट लाइक स्ट्रक्चर को में दिखाई पड़ते हैं, उसी कैरेक्टर के पे इसका नाम रेटिकुलोसाइट रखा गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि इसको रेटिकुलोसाइट नाम ही क्यों दिया गया, रेटिकुलोसाइट ही क्यों बोलते हैं? तो रेटिकुलोसाइट नाम इसलिए पड़ा है कि इनका जो आरएनए है, जब सुप्रावाइटल स्टेनिंग से हम लोग इसको स्टेन करते हैं तो इनका जो आरएनए है वो रेटिकुलम यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है, जिसके कारण से हम इसे रेटिकुलोसाइट नाम दिया गया। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है इसका नॉर्मल रेंज। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था इसका नॉर्मल रेंज। इसका जो नॉर्मल रेंज है रेटिकुलोसाइट का वो होता है 0.2 से 2% एडल्ट में 0.2 से 2% और इन्फांट में 2 से 6%। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि ये डाटा वेरी करेगा बुक के अनुसार। जिस राइटर का बुक लीजिएगा, भिन्न भिन्न राइटर का में बुक पर देखने के बाद थोड़ा डाटा में फ्लक्चुएट करता है, पॉइंट में इधर उधर रहता है, तो उससे नहीं घबराना है। ये डाटा आप लोग याद रखिए, डाटा सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे ये नॉर्मल रेंज आप लोग को याद रखना है कि रेटिकुलोसाइट का नॉर्मल रेंज एडल्ट में 0.2 से 2% और इन्फांट में 2 से 6%। यहाँ तक क्लियर? अब आता है कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो हम लोग करेंगे, तो रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए जो हमें स्पेसिमेन की आवश्यकता है यानी सैंपल की जो आवश्यकता है तो कौन सा हम लेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं EDTA ब्लड, EDTA एंटीकोगुलेटेड। EDTA क्या है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA इसका पूरा नाम भी याद रखना है। EDTA का हम ट्यूब वाले में इसका डिस्कस करेंगे। EDTA का पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड या यूज करना है या कैपिलरीज हेपेरिनाइज्ड ब्लड। सैंपल में स्पेसिमेन में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड और कैपिलरी हेपेरिनाइज्ड ब्लड। ये दो ब्लड हम लोग इस रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें फास्टिंग सैंपल की आवश्यकता नहीं है, ये रैंडम हम कभी भी लेके इसका टेस्ट करते हैं। द सैंपल नीड नॉट बी ए फास्टिंग सैंपल। ये जरूरी नहीं है कि इसमें फास्टिंग सैंपल चाहिए। यहाँ तक क्लियर? और एक चीज़ याद रखना है कि टेस्ट जो परफॉर्म करना है वो हम लोग 2 से 3 आवर के अंदर कर लेंगे। ब्लड कलेक्शन के 2 से 3 आवर के अंदर टेस्ट परफॉर्म कर लेना है। यहाँ तक क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं कि रेटिकुलोसाइट काउंट का प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो है उसका प्रिंसिपल क्या कहता है। इसमें क्या कहता है? सुप्रावाइटल स्टेन मेथड इज यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। ये याद रखना है कि रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए हम लोग सुप्रावाइटल स्टेन मेथड यूज करते हैं। कौन मेथड से हम लोग करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट? सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है कि रेटिकुलोसाइट काउंट किस मेथड से करते हैं? सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड। सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड इसमें क्या करते हैं? सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड में ब्लड को स्टेन से मिक्स करते हैं। ब्लड को स्टेन से मिक्स करेंगे। ब्लड इज मिक्सड विद द स्टेन। ब्लड इज मिक्सड विद द स्टेन। उसके बाद क्या होगा? ब्लड को जब स्टेन मिक्स करेंगे तो ब्लड में स्टेन मिक्स करने के बाद क्या होता है? स्टेन जो है सेल के लिविंग कंडीशन में सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। स्टेन इंटर्स द सेल इन लिविंग कंडीशन। जब सेल लिविंग होंगे, डेड सेल नहीं होंगे, तो उसमें स्टेन इंटर्स करेंगे सेल के अंदर, यानी कि सेल को कलर करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? सेल कलर के बाद RNA इन द सेल इज प्रिसिपेट बाय स्टेनिंग एज डार्क ब्लू नेटवर्क। तो RNA जो हम बताए इससे पहले
कि साइटोप्लाज्म आरएनए होते हैं, वो नेटवर्क के रूप में होते हैं। जब स्टेन करते हैं तो वो रेटिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डार्क कलर में दिखाई पड़ते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है कि ब्लड में स्टेन मिक्स करना है, तो स्टेन मिक्स करने से क्या होगा, ब्लड सेल में इंटर्स करेंगे, उसके बाद वो स्टेन आरएनए जो स्टेन गेन करेंगे, जिससे उसका जो रेटिकुलम है, आरएनए का जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो डार्क ब्लू कलर हो जाएंगे, डार्क कलर में वो प्रिसिपिएट होंगे, दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद जब ब्लड एक्सचेंज मिक्स करेंगे तो उसका एक हम लोग को स्लाइड तैयार करें, स्मीयर, ब्लड स्मीयर इज मेड फॉरवर्ड। अब ये स्लाइड क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट काउंट हम लोग पॉसिबल नहीं है, रेटिकुलोसाइट का जो परसेंटेज है ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें एक स्मीयर बनाना होगा। और इसका रिलेटिव काउंट जो है रेटिकुलोसाइट का अगेंस्ट आरबीसी के अगेंस्ट में हम लोग रिलेटिव काउंट देते हैं। तो एक स्मीयर बनाएंगे और उस स्मीयर से ही हम लोग रेटिकुलोसाइट और आरबीसी काउंट करेंगे और उसका परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल के हम लोग परसेंटेज में उसका रिजल्ट देंगे। यहाँ तक क्लियर। तो प्रिंसिपल एक बार देख लें, प्रिंसिपल क्या कहता है, सुप्रावाइटल स्टेन मेथड इज यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक, ब्लड इज मिक्सड विद द स्टेन एंड द स्टेन इंटर्स द सेल इन लिविंग कंडीशन। द आरएनए इन द सेल इज प्रिसिपिएटेड बाय द स्टेनिंग एज डार्क ब्लू नेटवर्क एंड रेटिकुलम। Blood smear is made afterward. Since a direct count is not possible, a relative count is taken against the number of red blood cells and expressed as the percentage of the cell. ये बात मैं अच्छी तरह से समझा दिए। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। प्रिंसिपल में इन बातों को लिखना है। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या सब चाहिए। अब आता है कि रिक्वायरमेंट, रेटिकुलोसाइट काउंट कर रहे हैं तो रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हमें कौन कौन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें कौन कौन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या केमिकल चाहिए। तो उसके लिए हमें एक चाहिए ग्लास स्लाइड। क्या चाहिए, ग्लास स्लाइड। तो ग्रीस फ्री मतलब क्या, स्लाइड क्लीन होना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। जो ग्लास होते हैं उस पर ग्रीज लग जाते हैं, कुछ चिपचिपा टाइप का, उसको सब हटाना, क्लीन होना चाहिए ग्लास। ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड या क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब। उसके बाद पास्चर पिपेट चाहिए, वो जो ब्लड हो या स्टेन हो उस सबको निकालने के लिए। पास्चर पिपेट विथ रबर टिट्स, तो मतलब निकालने के लिए रबर टिट्स वाला होना चाहिए पास्चर पिपेट। उसके बाद है कैपिलरीज ट्यूब, टेस्ट ट्यूब रेक, माइक्रोस्कोप, फिर स्लाइड देखने के लिए माइक्रोस्कोप, रिएजेंट। अब रिएजेंट केमिकल जो बोलते हैं स्टेन, सुप्रावाइटल स्टेन, वो है रिएजेंट। अब रिएजेंट ये जो स्टेनिंग सॉल्यूशन है, सुप्रावाइटल स्टेनिंग मेथड से जो हम रेटिकुलोसाइट काउंट करें, तो सुप्रावाइटल जो स्टेन है ब्रिलियंट क्रिसाइल बुल्लो, वो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको देखेंगे। तो स्टेनिंग सॉल्यूशन में अब देखेंगे कि प्रिपेयर्ड कैसे होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो रेटिकुलोसाइट, अब क्वेश्चन आएगा रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए कौन सा स्टेनिंग करते हैं, तो सुप्रावाइटल स्टेनिंग। कौन सा स्टेन यूज करते हैं, तो ब्रिलियंट क्रिसाइल बुल्लो। तो रेटिकुलोसाइट काउंट का स्टेनिंग सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर्ड, हाउ प्रिपेयर्ड रेटिकुलोसाइट काउंट स्टेनिंग सॉल्यूशन, उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू लेंगे 1 ग्राम, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू कितना लेंगे 1 ग्राम, सोडियम साइट्रेट लेंगे 0.4 ग्राम, उसका सोडियम क्लोराइड लेंगे 0.85 ग्राम, डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml। ये एक रेशियो है, इसी रेशियो में हम कम बनाना है तो कम लेंगे, ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा, रेशियो यही रहेगा, डाटा यही रहेगा। उसके बाद इसका स्टेप क्या है, तो एक हो गया कि हमको ये रिएजेंट चाहिए, ये केमिकल चाहिए। उसके बाद इसको प्रिपेयर करना है, स्टेनिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिजॉल्व फर्स्ट सोडियम साइट्रेट इन नॉर्मल सलाइन। सबसे पहले क्या करना है, सोडियम साइट्रेट को नॉर्मल सलाइन में
सोडियम साइट्रेट को नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व करना है, उसके बाद डाई, उसके बाद कलर को क्रिसाइल ब्लू जो हो कलर है उसको उसमें डाइल्यूट करना है। उसके बाद फिल्टर, उसके बाद क्या करना है, घोलने के बाद फिल्टर करना, उसको छानना है। एंड स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर, और छान करके एक प्लास्टिक कंटेनर में रखना है। कंटेनर मतलब कोई डब्बा जो भी है, जो भी बोतल है वो क्या होना चाहिए, प्लास्टिक, यानी कि वो स्टेन को जो प्रिपेयर हम किए उसको प्लास्टिक की बोतल में रखना है या कोई डब्बा में रखना है। और उसके लिए जो टेम्परेचर हमें है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी याद रखना है। आएगा कि ये स्टेनिंग सॉल्यूशन जो सुपरा है इसका कितना पे टेम्परेचर रखते हैं, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर। लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ही मोस्ट ऑफ जितना भी केमिकल रिएजेंट है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही रखाता है, तो यह याद रखना है। उसके बाद अब है प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर क्या करता है, सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेनिंग सॉल्यूशन जो हम प्रिपेयर किए हैं उसको थोड़ा मतलब अबाउट 5 ml फिल्टर करना है। स्टोर सिंपल जो स्टेनिंग सॉल्यूशन उसको 5 ml लगभग फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ द स्टेन, 2 ड्रॉप ब्लड और 2 ड्रॉप स्टेन लेना है। बाय यूजिंग सेपरेट पास्चर पिपेट, अलग अलग पास्चर पिपेट से लेना है। अगर हम एक यूज करते हैं तो ब्लड वाला से अगर लेंगे तो स्टेन कंटामिनेट होगा, या फिर स्टेन से लेते हैं तो बाकी जो मेरा सैंपल है वो कंटामिनेट होगा। तो इसलिए हमें जो है ब्लड और स्टेन दोनों अलग अलग पास्चर पिपेट से लेना है। उसके बाद उसको मिक्स करना है। टेस्ट ट्यूब में 2 ml ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स ब्लड और 2 ड्रॉप्स स्टेन लेके मिक्स करना है। यहाँ तक क्लियर। मिक्स करने के बाद कॉटन से टेस्ट ट्यूब को कवर कर देना है। कवर द टेस्ट ट्यूब विथ कॉटन प्लग एंड कीप एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कवर करके 37 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए रखना है। टाइमिंग 30 मिनट, इससे लेस नहीं करना है। यही एरर होने की संभावना होती है, एरर होने की संभावना यहीं पे होती है। अगर हम उसको स्टेनिंग टाइमिंग कम करेंगे तो फिर रिजल्ट गड़बड़ाएगा। तो 37 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए उसको रखना है। उसके बाद उससे एक थीन स्मेयर तैयार करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयर ए थीन स्मेयर ऑफ द स्टेन ब्लड स्पेसिमेन बाय यूजिंग ए स्प्रेडर स्लाइड। एक स्प्रेडर स्लाइड की हेल्प से एक थीन स्मेयर तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। और उसके बाद स्मेयर को एयर ड्राई करना है, एयर ड्राई करना है, स्मेयर को सुखाना है एयर ड्राई करके। जब एयर ड्राई स्मेयर सूखने के बाद उसको फर्स्ट एग्जामिन लोअर ऑब्जेक्टिव लेंस, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहले फोकस करना है। उसके बाद आयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव का यूज करके रेटिकुलोसाइट और आरबीसी काउंट करना है। तो अब है कि रेटिकुलोसाइट और आरबीसी कैसे पहचानेंगे। तो रेटिकुलोसाइट आर आइडेंटिफाइड फाइन डीप वायलेट फिलामेंट एंड ग्रेन्यूल्स अरेंज्ड इन ए नेटवर्क। रेटिकुलोसाइट जो है डीप वायलेट कलर का होगा, कलर याद रखना है। जब स्टेनिंग करेंगे, स्मीयर जो बनाएंगे, तो वो जो रेटिकुलोसाइट है वो डीप वायलेट कलर का होगा। डीप वायलेट कलर का होगा, फिलामेंट के रूप में होगा। ग्रेन्यूल्स अरेंज्ड ग्रेन्यूल्स होगा, अरेंज्ड इन नेटवर्क के रूप में ग्रेन्यूल्स अरेंज होंगे। और उसका कलर क्या होगा, डीप वायलेट होगा, वायलेट कलर होगा। और रेड कलर का जो स्टेन है ये पेल ब्लू होगा। रेड सेल्स स्टेन पेल ब्लू, डिफरेंट यही पता कर चल जाएगा। पेल येलो
पेल ब्लू, ब्लू कलर का आरबीसी होगा, और डीप वायलेट जो नेटवर्क के रूप में होगा, ग्रेनुल्स अरेंज होंगे, वो क्या होंगे हमारा रेटिकुलोसाइट। यहाँ तक क्लियर। अब ये काउंट हमको 15 फील्ड करना है। आयल इमर्सन पे फोकस करके 15 फील्ड में रेटिकुलोसाइट और आरबीसी को काउंट करना है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट है कि इसका कैलकुलेशन, नेक्स्ट देखेंगे इसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है? तो कैलकुलेशन में जो इसका फॉर्मूला है रेटिकुलोसाइट परसेंटेज बराबर, तो रेटिकुलोसाइट परसेंटेज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेड सेल्स काउंट। रेटिकुलोसाइट परसेंटेज क्या होता है? नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाई 100 बाय नंबर ऑफ रेड सेल्स। जितना रेटिकुलोसाइट काउंट हमें 15 फील्ड में प्राप्त होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उस 15 फील्ड में जितना आरबीसी रेड ब्लड सेल्स काउंट किए थे उससे डिवाइड कर देना है। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो हमारा रेटिकुलोसाइट परसेंटेज होगा, वही हमारा रेटिकुलोसाइट परसेंटेज होगा। एग्जाम्पल के रूप में एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं कि रेटिकुलोसाइट काउंट कैसे निकालते हैं। सपोज अगर हम 15 फील्ड में हमें 1200 रेड सेल्स काउंट होता है, 1200 रेड सेल्स काउंट होता है, और 60 रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। 15 फील्ड जब हम आयल मोशन पे देख रहे हैं कैसमियर को, तो उसमें हमें सपोज मान लीजिए कि 1200 रेड ब्लड सेल्स मिला और 60 रेटिकुलोसाइट काउंट मिला। तो परसेंटेज रेटिकुलोसाइट परसेंटेज क्या होगा? तो 60 रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाई 100 बाय नंबर ऑफ आरबीसी काउंट कितना था? 1200। तो इनको जो कैलकुलेशन करके आएगा वो 50%। तो ये हमारा क्या हो गया? रेटिकुलोसाइट परसेंटेज। अब हम बताए थे कि सोर्स ऑफ एरर, यानी कि जो हम प्रोसेस प्रिपेयर करेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए स्लाइड, तो उसमें एरर क्या आएगा? तो स्टैंडिंग टाइम जब हम लेस करेंगे, कम करेंगे, तो रिजल्ट एरर आएगा। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एरर में क्या है, क्या लिखना है कि स्टैंडिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। 30 मिनट से जैसे अगर लेस होगा तो हमारा रिजल्ट गलत होगा, एरर आएगा। अब हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि रेटिकुलोसाइट काउंट कब ज़्यादा आएगा, रेटिकुलोसाइट काउंट कब कम आते हैं। अब ये क्या कहता है कि ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट आखिर हमें क्या देखने को क्या दिखाता है? तो रेटिकुलोसाइट काउंट हमें दिखाता है कि जो हमारी बोन मैरो उसमें जो एरिथ्रोपोइटिक जो एक्टिविटी है, ब्लड फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी है, वो हमें रेटिकुलोसाइट काउंट से पता चलता है। द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड इज रिफ्लेक्शन ऑफ द रेड ब्लड फॉर्मिंग एक्टिविटी, एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो। क्या हमारी बोन मैरो में जो आरबीसी बन रही है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन की एक्टिविटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिक। तो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, आरबीसी की फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी है वो रेटिकुलोसाइट काउंट से पता चलता है। तो अब ये कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, वो देखना है। इंक्रीज in their number indicates increased activity of bone marrow. This is known as reticulocytosis. आरबीसी रेटिकुलोसाइट का ज़्यादा बनना क्या कहलाता है? रेटिकुलोसाइटोसिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बनता है, यहाँ से याद रखना है। रेटिकुलोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइट का ज़्यादा बनना, ठीक। रेटिकुलोसाइटोसिस कब होगा, किस कंडीशन में? तो हीमोलाइटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, रीजेनरेटिव फेज ऑफ एनीमिया। हीमोलाइट 3 एनीमिया है, रीजेनरेटिव फेज ऑफ एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया।
इन 3 कंडीशन में रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, यानी कि ब्लड ज़्यादा बनता है, ब्लड ज़्यादा बनेगा तो रेटिकुलोसाइट ज़्यादा बनेगा तो ब्लड ज़्यादा बनेगा। इसमें बोन मेरो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनता है। 3 कंडीशन याद रखना है, हीमोलाइटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, रीजनरेटिव फेज ऑफ एनीमिया। नेक्स्ट है अब्सेंस। अब नेक्स्ट है कि ये कम कब दिखेगा या अब्सेंस कब रहेगा रेटिकुलोसाइट। तो अब्सेंस या लो काउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट इंडिकेट बोन मेरो सप्रेशन। जब बोन मेरो का जो एक्टिविटी है सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो काम कम करेगा, तो उस टाइम हमें रेटिकुलोसाइट काउंट या तो लो रहेगा या अब्सेंस रहेगा। तो वो कंडीशन कब सब हो, क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, माइलोस्क्लेरोसिस, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, रेडिएशन सिकनेस। ये इसमें से भी 3-4 कंडीशन याद रखना है जिसमें रेटिकुलोसाइट काउंट हमें कम देखने को मिलता है। वो क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिया, माइलोस्क्लेरोसिस, इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, रेडिएशन सिकनेस। इन कंडीशन में रेटिकुलोसाइट काउंट कम देखने को मिलता है।